गांव के कोने में मिट्टी से जीवन बनाने वाला एक गरीब कुम्हार गंगाराम अपनी पत्नी आरती, माँ और पुत्री लाली के साथ रहा करता था। और उनके पास एक पालतू बंदर गोलू भी था। वो ईमानदारी से मिट्टी के बर्तन बनाता, मगर किस्मत जैसे उसे रूठी हुई थी। अरे आरती का कहें, आज फिर से बाजार का वही ये हाल है। अरे रोज की तरह आज भी एक भी बर्तन नहीं बिका। ना जाने क्यों लोग हमारा मिट्टी का बर्तन लेना पसंद ही नहीं करते। ऐसे कैसे चलेगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। लाली सुबह से भूखी है, माँ भी चुपचाप कोने में बैठी है। मैं क्या जवाब दूं जब वो मुझसे खाना मांगती है? मेरी बच्ची की आंखों में वो भूख देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अरे हम भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, मिट्टी को आकार देते हैं, इतना सब कुछ बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं, पर यह सब कुछ हमारे परिवार का खाली पेट तक नहीं भर सकते। क्या कहें आरती, और क्या करें? अब तो हमारे ही हाथ भी थक गए हैं, पर किस्मत है कि पलट ही नहीं रही। तुम हार मत मानो जी, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी लाली को कभी भूखा ना सोना पड़े। हमने सोचा था कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब तो लगता है कि यह मिट्टी सिर्फ बर्तन बनाती है। हमारा भविष्य नहीं बनने वाला ये मिट्टी से। अगले दिन गंगाराम अपनी दुकान पर बैठकर मटका बना रहा था कि तभी गांव का चौधरी धनीराम दुकान पर आया। अरे ओ गंगाराम, ये बता भाई कि कुछ बर्तन वर्तन तैयार है कि नहीं? मुझे कुछ बर्तनों की आवश्यकता है। अरे चौधरी साहब, आपके लिए तो बर्तन हमेशा ही तैयार हैं। बस एक बात कहनी थी आपसे। आप हर बार आधी कीमत देकर चले जाते हैं, जिससे मुझे काफी नुकसान हो जाता है साहब। अरे एक मामूली कुम्हार और तेरी इतनी हिम्मत। अरे तुझ जैसा मिट्टी वाला मुझसे मोलभाव करेगा? यह मिट्टी तू जंगल से मुफ्त में लाता है और ऊपर से बर्तन भी बेकार बनाता है। मैं खरीद लेता हूँ। यही तुझ पर बड़ा एहसान है और तू मुझे मना करने चला है। पैसे का तेवर दिखा रहा है। धनीराम ने कुछ बर्तन उठाए और गंगाराम से पूछा, अच्छा बता, इसकी कितनी कीमत हुई? बता। चौधरी साहब, आपने जो बर्तन लिए हैं वह 10 मुद्राओं के हैं। 10 मुद्राएं? अरे भाई, ये मिट्टी के बर्तन है कि सोने चांदी के? ले ये ले 5 मुद्रा पकड़। यही है तेरे बर्तन की औकात। धनीराम ने 5 मुद्रा निकालकर गंगाराम के मुंह पर फेंक दी और वहां से चला गया। शाम को गंगाराम घर लौटा। और 5 मुद्राएं आरती के हाथ में रख दी। ये क्या? सिर्फ 5 मुद्राएं? 5 मुद्राओं से क्या होगा? तुम्हें पता भी है कि गांव में कितनी उधारी हो गई है। अब तो सब्जी वाला भी उधार देना बंद कर चुका है। हाँ, चौधरी बर्तन खरीद कर गया है। जो देकर गया है वही आमदनी हुई है। अब क्या कहें? गोलू, जो काफी देर से चुप था, गुस्से में बोल पड़ा, चौधरी हमेशा आधी कीमत देकर जाता है। मैं बचपन से देख रहा हूँ। तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? मना क्यों नहीं करते कि नहीं दोगे बर्तन? बोलो। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। अरे गोलू, मना कर देता तो ये भी हाथ से निकल जाता। अरे तू जानता है रे गोलू, चौधरी के अलावा और कोई तो है नहीं जो हमारे बर्तन खरीदता हो। आप दूसरे कुम्हारों जैसे क्यों नहीं हो? उनके घर कितनी आमदनी होती है। आप तो इतने अच्छे बर्तन बनाते हो, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। भट्टी तक जलाना मुश्किल हो गया है। और कभी सोचा है ऐसे हालात में हम लाली का ब्याह कैसे करेंगे? आरती फूट फूट कर रोने लगी। गंगाराम कुछ ना कह सका। तभी गंगाराम की माँ ने अपनी बहू आरती से कहा,
ये सच है कि इस समय हमारे बेटे की किस्मत खराब चल रही है, मगर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि किस्मत हमेशा खराब नहीं रहती। मुझे पूरा विश्वास है उसकी किस्मत बदलेगी। इतने दुख देखने के बाद भी मेरे बेटे ने बुराई का रास्ता नहीं पकड़ा। वो हमेशा सच का साथ देता है और सच के साथ चलने वाले का समय एक दिन जरूर साथ देता है। हाँ, बस माँ, तुम्हारी इन्हीं बातों से तो थोड़ा हिम्मत मिल जाती है। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन गंगाराम गोलू के साथ आंगन में बैठा था कि गोलू ने कहा, गंगाराम, हमें अपने बर्तनों में किसी दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, हो सकता है कि हमारे बर्तन दूसरे कुम्हारों की तरह मजबूत और सुंदर ना हो। शायद इसी वजह से ग्राहक हमारी दुकान पर आते नहीं हो। यह भी तो हो सकता है ना? चलो ठीक है, एक यह भी प्रयास करके देख ही लेते हैं। का पता इससे हमारे बर्तन और सुंदर और मजबूत बन जाए। ठीक है, तो आज ही शाम को दुकान समेटकर जंगल की ओर निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो गंगाराम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं नहीं गोलू, तुम्हें घर ही पर रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम जंगल चलो। जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं वो। तो जंगली जानवरों से मुझे क्या डर? मैं तो खुद ही एक जानवर हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ज्यादा खी खी करके दांत ना दिखाओ। ठीक है, अब तुम जाना ही चाहते हो तो चलो, अभी दुकान चलो, फिर शाम को जंगल चल देना। चलो चलो। इतना कहकर गोलू औरंगाराम बाजार अपनी दुकान की ओर चले गए। रोज की तरह आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। शाम को दोनों, गोलू और गंगाराम, जंगल की ओर निकल गए और अच्छी मिट्टी की तलाश में लग गए। काफी देर भटकने के बाद उसकी नजर एक ऐसी मिट्टी पर पड़ी जो अंधेरे में विचित्र रंगों से चमक रही थी। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही विचित्र मिट्टी लग रही है। अंधेरे में तो बड़े ही अजीब अंदाज में चमक रही है। हाँ गंगाराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो कोई जादुई मिट्टी जैसी लगती है। गंगाराम जैसे ही मिट्टी उठाने झुका, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। गर्मी के मौसम में आई उस ठंडी हवा ने उसकी सारी थकान हर ली। हाँ, वाह वाह वाह, यह जगह तो बहुत ही कमाल की है। शायद इस मिट्टी का ही असर है, या फिर जो कुछ भी हो, लेकिन भाई मिट्टी में जरूर कुछ खास बात तो है। गंगाराम ने मिट्टी को अपने झोले में भरा और घर लौट आया। दरवाजे पर लाली उसका इंतजार कर रही थी। पिताजी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं आपकी चिंता कर रही थी। अरे लाली, तुम बाहर काहे खड़ी हो? चलो चलो अंदर चलो। गंगाराम ने मिट्टी को आंगन में रख दिया। लाली ने जैसे ही उस मिट्टी को निकाला, उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। पिताजी, यह मिट्टी तो बड़ी ही विचित्र लग रही है। देखिए ना कैसे रंग बिरंगे तरीके से चमक रही है। गंगाराम ने लाली को जंगल की पूरी घटना बताई। जैसे ही हम उस मिट्टी के पास पहुंचे ना, कि अचानक से एकदम से ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया। गंगाराम इतना कह ही पाया था कि तभी एक और ठंडी हवा का झोंका आकर गंगाराम और लाली दोनों के शरीर से टकराया। पिताजी, मुझे तो यह मिट्टी मायावी लग रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटिया। शायद हमें यह मिट्टी लानी ही नहीं चाहिए थी। अब भी याद आ रहा है, वो जगह भी कितनी विचित्र थी। पिताजी, कल इस मिट्टी को वहीं वापस रख देना। कौन जाने वो स्थान किसी राक्षस या पिशाच का ठिकाना हो। लाली इतना कहकर वहां से चली गई और गंगाराम चुपचाप चारपाई पर लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया, लेकिन आधी रात को उसकी आंख खुली और उसने खुद को उसी जंगल में पाया जहां से वो मिट्टी लाया था।
हम तो सो रहे थे। हम फिर यहाँ कैसे? कहीं हम सपना तो ना देख रहे, या फिर सचमुच में यहाँ मौजूद हैं? समझ नहीं आ रहा। तभी उस चमकती मिट्टी की जगह एक सुंदर स्त्री की प्रतिमा दिखाई दी, जो उसी विचित्र रंगों से चमक रही थी। हे भगवान, यह तो वैसे ही चमक रही है जैसे कि वो मिट्टी। तभी उस प्रतिमा से एक आवाज आई, जिसने गंगाराम को भीतर तक झकझोर दिया। तुम सपना ही देख रहे हो और मैं तुम्हें सपने में ही उस मिट्टी के रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस स्थान से तुम मिट्टी लाए वो एक पवित्र स्थान है। वर्षों बाद कोई ऐसा मनुष्य वहाँ आया है जिसका मन लालच से रहित था और जो सच्चा और ईमानदार है, इसलिए तुम्हें वो मिट्टी चमकती हुई दिखाई दी, वरना लालची लोगों को वो मिट्टी कभी दिखाई ही नहीं देती। आखिर तुम कौन हो? मैं भूदेवी हूँ। सैकड़ों साल पहले जब इस मिट्टी पर एक ऋषि ने तपस्या की थी, तो उनकी तपोभूमि की मिट्टी में जल, वायु और ऊर्जा का संतुलन समा गया था। वो स्थान अब तुम्हारे जंगल में है। जो मिट्टी तुमने उठाई वह उसी तपोभूमि की अंतिम शेष मिट्टी है, मगर यह शक्ति तुम्हारे भीतर की सच्चाई, सेवा और निस्वार्थ भावना से ही सक्रिय होगी। लोभ, द्वेष या स्वार्थ से राख बना देगा। जब भी तुम कोई बर्तन बनाना तो इस मिट्टी का मामूली अंश उसमें डाल देना, फिर उसका चमत्कार देखना। उस मिट्टी को एक बार में ही खत्म मत कर देना, क्योंकि यह मिट्टी तुम्हारा भाग्य बदल देगी। अगले ही पल गंगाराम की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। वो गहरी सोच में पड़ गया। अरे बाप रे, का विचित्र सपना रहा भगवान। सुबह होते ही गंगाराम ने पूरा सपना अपनी पुत्री लाली और पत्नी आरती को बताया। हे भगवान, इतना भयानक सपना! मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस मिट्टी को वहीं फेंका आओ जहां से लाए थे। गोलू गहरी सोच में डूबा रहा। नहीं गंगाराम, यह सपना देवी का संकेत था। शायद आपका सही समय आ गया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। गोलू की बात सुनकर गंगाराम की बूढ़ी माँ मुस्कुरा उठी। मैं गोलू की बात से सहमत हूँ। क्या पता जंगल की यह चमत्कारी मिट्टी एक कुम्हार का भाग्य बदल दे। गंगाराम मुस्कुराने लगा और गोलू के साथ मिलकर एक घड़ा बनाने लगा। जैसे ही घड़ा आधा बनकर तैयार हुआ, गंगाराम ने चमत्कारी मिट्टी का एक अंश उसमें मिला दिया। कुछ ही देर में घड़ा बनकर तैयार हो गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो गंगाराम और गोलू को फिर से तरोताजा कर गया। हाँ, अरे गोलू, लगता है कि इस घड़े में उस चमत्कारी मिट्टी का असर आ गया है। चल बाजार में चलकर देखते हैं कि इसका क्या मूल्य मिलता है। चल। गंगाराम घड़ा लेकर सीधे बाजार पहुंचा और दुकान लगाकर बैठ गया। गर्मी बहुत अधिक थी। कुछ देर बाद एक व्यक्ति गंगाराम के घड़े के पास आकर खड़ा हो गया। अरे यह तो बड़ी विचित्र बात है। मैं तो गर्मी से बचने के लिए तुम्हारे घड़े के पास आ गया और अचानक से ठंडी हवा का झोंका आ गया, जिसने मेरे शरीर को तरोताजा कर दिया। वाह 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 वाह। यह बताओ भैया, यह घड़ा कितने का है? ज्यादा नहीं है भाई साहब, बस 20 मुद्राओं का है यह घड़ा। क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो 40 मुद्रा देता हूँ इसके। यह लो। वैसे भी मुझे इसकी जरूरत थी, मेरा घर वाला घड़ा टूट भी गया था। व्यक्ति घड़ा लेकर चला गया। गोलू बहुत खुश हुआ। गंगाराम, आज पहली बार हमें 40 मुद्राओं की आमदनी हुई है।
अगले दिन गंगाराम ने फिर कुछ वैसे ही घड़े बनाए और दुकान पर रखे। तभी वही ग्राहक दौड़ता हुआ आया। अरे गंगाराम, अरे भैया, तुम्हारा घड़ा तो चमत्कारी है। क्यों, क्या हो गया? अरे भैया, जब मैं कल घड़ा घर लेकर गया ना और उसमें पानी डाला तो पानी तो बढ़िया मस्त ठंडा हो गया, और ऐसा कमाल किया उस पानी ने कि मेरी पत्नी, जो कि वर्षों से जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी, वो ठीक हो गई एकदम से। अरे भैया, तुम्हारा घड़ा एकदम अद्भुत है। मैं तुम्हारे सारे घड़े खरीदना चाहता हूँ। व्यक्ति ने मुंह मांगे दाम देकर गंगाराम के सारे घड़े खरीद लिए। कुछ ही दिनों में गंगाराम की दुकान चल निकली। लोग दूर दूर से उसके चमत्कारी घड़े खरीदने आने लगे। देखते ही देखते गंगाराम की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। गांव में गंगाराम का मान शान बढ़ गया। अब गांव में लोग उसे भाग्यशाली गंगाराम कहने लगे थे। गांव के चौधरी धनीराम को गंगाराम की सफलता रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन चौधरी धूप की तपन में अपने सूख चुके खेत में बैठा हुआ था। तभी वहां उसका पुराना सा मित्र पंडित गोवर्धन आ गया। अरे पंडित जी, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। सब कुशल मंगल तो है? चौधरी, ये खेत में काहे बैठे हो? तुम्हारा खेत तो ऐसा लग रहा है जैसे सूखे की चपेट में आ गया हो। हाँ, सही कह रहे हो पंडित जी। और केवल हमरा खेत ही नहीं, गांव का सबका खेत सूख चुका है। अब यहां तक कि गांव के कुएं भी सूखने लगे हैं। बहुत गंभीर समस्या है ये। पंडित गोवर्धन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। लेकिन चौधरी, जो चिंता तुम्हारे चेहरे पर है वो खेतों की तो नहीं लग रही। कहीं कुछ और तो नहीं? अरे बिल्कुल सही पकड़ा पंडित। गुस्सा तो मुझे उस दो कौड़ी के कुम्हार पर है। दिमाग खराब करके रखा है उसने। गंगाराम की बात कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ, वही न जाने इस गांव के लोगों को हो क्या गया है, जो देखो उसके मटके मुंह मांगी कीमत पर खरीद कर घर ले जा रहा है। और तो और लोग कहते हैं कि उसका मटका ठंडी हवा फेंकता है। लो भैया, मटका नहीं जैसे पंखा हो गया हो। और यह भी कहते हैं कि उसका पानी रोग ठीक कर देता है। लो भैया, पानी भी वैद्य बन गया है। अरे पंडित, कल तक जो लोग मेरे सामने नजर तक नहीं उठाते थे, अब वही उसको राजापा है जैसा सम्मान दे रहे हैं। और वो गंगाराम अब एकदम छाती चौड़ी करके अकड़ के चलता है, जैसे सारा गांव उसी का गुलाम हो गया हो। दिमाग खराब करके रखा है। चौधरी की आवाज में जलन साफ छलक रही थी। हाँ, तो अब जरूर तुम उसे बर्बाद करना चाहते होगे। कुल सही समझे पंडित। उस गंगाराम की दुकान अब बंद होनी चाहिए, वरना लोग मुझे भूल जाएंगे। हम तो ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय दो। चलो राम राम। इतना कहकर पंडित गोवर्धन वहां से चला गया। चौधरी भी अपने घर की ओर लौट गया, मगर उसके मन में अब एक काली योजना पलने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए थे, तालाब की प्यास दीवारों तक आ गई थी और धरती दरारों में बदल चुकी थी। गंगाराम चिंता में डूबा हुआ था। क्या हुआ गंगाराम, तुम इतने चिंतित क्यों हो?
अरे गांव में सूखा पड़ चुका है गोलू। सारे कुएं गांव के सूख चुके हैं। किसी के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। और यह सब देखकर हमारी अंदर से आत्मा कांप उठी है। बेटा, तू गांव वालों के लिए चिंतित है, यह देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन तेरे हाथ में आखिर है ही क्या? अरे माँ, तुम समझती नहीं हो। अगर यही हाल रहा ना तो हमारे घर का भी यही हाल होगा कुछ दिन में, क्योंकि पानी खरीदा नहीं जा सकता। लगता है कि अब हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। गंगाराम के पास एक मटका था जो उसी चमत्कारी मिट्टी से बना हुआ था जिसने उसका भाग्य बदला था। वो उसे देखने लगा और देखते ही देखते सो गया। अगली सुबह गंगाराम की आंख खुली तो उसने देखा कि मटके में पानी भरा हुआ था। हे गोलू, हमारे घर में तो पानी की एक बूंद तक ना बची रही। फिर ये पानी कहां से आ गया? गंगाराम, यह पानी तो बहुत ही ठंडा है। अरे बड़ा अच्छा है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पानी आया कहां से। बेटा, कहीं उसी मटके का चमत्कार तो नहीं? ए अम्मा, हम तुम्हारी बात का मतलब ना समझे। क्या कहना चाह रही हो? बेटा, याद कर, जब तू उस मिट्टी से घड़ा बनाता था तो वहां ठंडी हवा का झोंका आता था। कई लोग तो उस पानी से निरोग भी हो गए थे। हो सकता है कि यह भी उसी का चमत्कार हो। गंगाराम गहरी सोच में डूब गया। उसने आरती से कहा, ए आरती, जरा दूसरा बर्तन तो लेकर आओ, जाओ। आरती दूसरा बर्तन ले आई। गंगाराम मटके का सारा पानी उसमें उड़ेल देता है। अगले ही पल जब वो मटका फिर देखता है तो वो दोबारा पानी से भर चुका था। अरे अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही थी। ई मटका तो सच में चमत्कारी है। शायद ईश्वर ने हमारे माध्यम से गांव वालों को पानी देने का निर्णय लिया है, सैंड आया है। ए बेटा, यह पुण्य कमाने का समय है। जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। उसी दिन से गंगाराम अपने घड़े का पानी पूरे गांव में बांटने लगा। लोग उसे आशीर्वाद और दुआएं देने लगे। मगर यह बात चौधरी धनीराम और पंडित गोवर्धन को बुरी तरह चुभ रही थी। अरे मैं तो सोच रहा था कि जब गांव में सूखा पड़ेगा तो गंगाराम से बदला लेना आसान हो जाएगा, लेकिन वह तो अपनी कमाई बांट रहा है। समस्या यह नहीं है कि वह बांट रहा है, समस्या यह है कि उसके पास पानी आ कहां से रहा है। सारे के सारे तालाब और कुएं तो सूखे पड़े हैं। हाँ, यह कहीं ना पते की बात। ठीक है, आज रात हम गंगाराम के घर पर नजर रखेंगे। उसी रात चौधरी और पंडित गोवर्धन ने गंगाराम के घर पर नजर रखी और उन्होंने अपनी आंखों से पूरा दृश्य देखा। अरे इसका मटका तो बड़ा ही जादुई है। इससे पानी निकाले जा रहा है, फिर भी मटका खाली नहीं हो रहा। हाँ, अब तो हमें लगता है कि तुम उसे कभी हरा ही नहीं पाओगे। नहीं, मुद्दे की बात सुनो। यही तो मटका है जिससे वह पानी निकाल निकाल कर गांव वालों को दे रहा है। क्यों ना हम अफवाह फैला दें कि यह मटका श्रापित है, तब गांव वाले इसका पानी लेना बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी करके देख लो। शायद इस बार तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाए। अगले ही दिन गांव में एक सभा बुलाई गई। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस गंगाराम से सावधान रहो। उसका घड़ा शैतानी ताकतों से भरा हुआ है। जो पानी पी रहा है
जाने कब उसका बुरा असर हो जाए। धर्म खतरे में है। यह शुद्ध जल नहीं, कोई छलावा है, छलावा। लेकिन अब गांव वाले समझ चुके थे कि गंगाराम कैसा व्यक्ति था। जिसने भूखे रहकर हमें पानी पिलाया, वह भूत नहीं, भगवान का भेजा आदमी है। चौधरी जी, जब आपके कुएं सूखे तब आपने एक लोटा पानी भी किसी को नहीं दिया, और अब उस पर उंगली उठा रहे हो जो सबको जीवन दे रहा है। भीड़ भड़क उठी। चौधरी और पंडित को सभा से बाहर निकाल दिया गया। अपमानित होकर दोनों बाहर चले गए। अरे, अब तो कोई हमारी बात भी नहीं सुनता पंडित। सब उस कुम्हार की बातें मानते हैं। तुम्हारा सपना उस गरीब कुम्हार को मिटाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। हाँ, तो ठीक है। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा, तो मैं भी क्यों रुकूं? अगली सुबह चौधरी और पंडित गांव छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में गंगाराम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और गंगाराम अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, यदि ऐसी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही शानदार लाते रहते हैं।